नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 15 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले 15 जनवरी साथियों हमारे देश में आर्मी दिवस है आज। आज हमारे देश में सेना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सेना दिवस से संबंधित और उसके इर्द-गिर्द जो परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उसको कवर करेंगे हम लोग। 3 तस्वीर दिख रही है, किसकी तस्वीर है? ये पहली तस्वीर है साथियों अमरप्रीत सिंह साहब की। अमरप्रीत सिंह साहब। अमरप्रीत सिंह साहब हैं हमारे देश के साथियों वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख तस्वीर आप देख रहे हैं जिनकी। ये साथियों वायुसेना दिवस मनाया जाता है हमारे देश में 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरी तस्वीर जो आज दिवस है साथियों, आज दिवस है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी जी की। उपेंद्र द्विवेदी जी ये हमारे देश के सेना प्रमुख हैं साथियों। हमारे देश के सेना प्रमुख आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। आर्मी चीफ सेना प्रमुख आर्मी के प्रमुख हैं। ये साथियों जिस सेना में प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी साहब, उसी का आज दिवस है 15 जनवरी। और 15 जनवरी 1949 को हमारे देश के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख फील्ड मार्शल करियप्पा साहब लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। यानी हमारे देश की आर्मी के पहले चीफ बने थे जनरल करियप्पा साहब। लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा साहब फील्ड मार्शल की भी उपाधि उनको मिली थी साथियों। तो वो जिस डेट को बने थे 15 जनवरी 1949 को, इसी उपलक्ष्य में 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे मनाया जाता है, सेना दिवस मनाया जाता है। उस आर्मी में साथियों चीफ है उपेंद्र द्विवेदी साहब और वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह साहब। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। तीसरी तस्वीर देख रहे हैं आप। तीसरी तस्वीर है नेवी चीफ की साथियों, नौसेना के प्रमुख। नौसेना प्रमुख नौसेना प्रमुख हमारे देश के कौन है? नौसेना के प्रमुख हैं साथियों दिनेश त्रिपाठी साहब। दिनेश त्रिपाठी हमारे देश के नौसेना प्रमुख हैं और नौसेना दिवस मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ये तीनों हमारे साथियों हमारे तीनों सेनाओं के हेड हो गए। अब थोड़ा सा देखिएगा, तीनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक सीडीएस पोस्ट का गठन किया गया। सीडीएस वर्तमान में हमारे देश के हैं अनिल चौहान साहब। अनिल चौहान साहब जो जनरल बिपिन रावत के शहीद होने के बाद देश के दूसरे सीडीएस बने साथियों। अच्छा, ये जो सेना है साथियों ये हमारे देश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और सेना के अतिरिक्त हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है। पैरामिलिट्री फोर्स हमारे देश की गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये था साथियों आज के डेट पर थोड़ा सा चर्चा। अब कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सही कथन पर विचार कीजिए। पहला था 12-13 जनवरी को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पहली बार भारत की यात्रा पर रहे। सही कथन था। 1951 में भारत और जर्मनी राजनयिक संबंध स्थापित हुए। सही कथन। तरंग शक्ति अभ्यास भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूके और स्पेन के मध्य होता है। ये भी सही कथन था साथियों। तो उपयुक्त सभी कथन सही था। पहला का उत्तर डी था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, 13 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर भारत में प्रमुख शीतकालीन पर्व और सर्दी के अंत का प्रतीक पर्व है। उत्तर हो जाएगा लोहड़ी। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर बी लखनऊ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, इटली का सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक कैवेलियरे डेल आर्डिने देला रतेला द इटालिया से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर श्रीनिवास डेम्पोजी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। मेघालय राज्य की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहित बनी। छठा प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। कुमार संगकारा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एपीडा ने छत्तीसगढ़ के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां पर क्षेत्रीय कार्यालय खोला? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया एपीडा का। अगला प्रश्न था, आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? उत्तर बी 8.82%। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने घोषणा की है जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इसकी शुरुआत कहां से की जा रही है? उत्तर हो जाएगा गुजरात।
गुजरात में साथियों रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हेड है मुकेश अंबानी, चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने अनाउंस किया कि पीपल फर्स्ट नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। कौन लॉन्च करेगा? पीपल फर्स्ट नाम से एआई प्लेटफॉर्म, रिलायंस जियो, याद रखेंगे। उद्देश्य क्या होगा? एआई को हर भारतीयों तक सुलभता से पहुंचाना, यानी हर भारतीय जो है एआई के बारे में परिचित हो सके, एआई के प्रति जागरूक हो सके, इसी चीज के लिए ये शुरू हुआ। रिलायंस जियो, रिलायंस का ही साथियों है जियो फर्म। रिलायंस का शुरुआत हुआ था 15 फरवरी 2007। जियो की शुरुआत हुई थी साथियों 15 फरवरी 2007 ईस्वी को। इसे बड़े पैमाने पर 4G सेवाओं के साथ शुरू किया गया 5 सितंबर 2016 को। जियो की शुरुआत रिलायंस ने की थी इस वर्ष में 15 फरवरी 2007 को, लेकिन 4G सेवा शुरुआत कब किया था जियो ने, रिलायंस ने? तो 5 सितंबर 2016 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिएगा, किस राज्य ने डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि अपार आईडी के निर्माण में देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने अपार आईडी बनाने में एक कीर्तिमान स्थापित किया। अपार आईडी क्या है? जैसे साथियों नागरिकों का, हमारे देश में नागरिकों का पहचान पत्र है आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड, पहचान का प्रमाण है आधार कार्ड, आइडेंटिटी का प्रमाण है आधार कार्ड। वैसे ही छात्रों का, स्टूडेंट्स का, जो बच्चे होते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग कर रहे हो या कॉलेज एजुकेशन ले रहे हो साथियों, उनका जो है आधार कार्ड के ही तरह एक अपार आईडी बन रहा है। अपार आईडी को देश में सबसे ज्यादा बनाने वाला राज्य, मतलब उस मामले में शीर्ष राज्य, अग्रणी राज्य कौन हो गया? छत्तीसगढ़। अपार आईडी के निर्माण में अग्रणी भारतीय राज्य, तो उत्तर करिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। उद्देश्य क्या है इसका? अपार आईडी का मजबूत प्रशासनिक समन्वय और समयबद्ध कार्यान्वयन के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। अपार अपार का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसके अलावा साथियों एक शब्द और याद रखिएगा, यूडायस। यूडायस भी वर्तमान में हमारे देश के जितने भी विद्यालय हैं उनका ये आईडी होता है साथियों। देश के सभी जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे फिर प्राइवेट हो, निजी या सरकारी, सभी का एक अपना यूडायस कोड होगा साथियों। बच्चों का अपार आईडी कोड होगा, स्कूल का अपना यूडायस कोड होगा और हम सभी का अपना आधार आईडी है। अगला प्रश्न देखिएगा, 19 जनवरी को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? एक नया इंडेक्स सूचकांक शुरू किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। इसका संबंध है साथियों, इसका संबंध देश के जिम्मेदार राज्यों का व्यवहार का इवेल्युएशन करना। देश के जो जिम्मेदार राज्य हैं अपने कर्तव्यों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे राज्यों को सूचीबद्ध किया जाएगा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने विमानन और औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी? पहला प्रश्न कि दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनेगा, कहाँ बन रहा है? उत्तर करेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है साथियों। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जनपद है। इसी नेल्लोर जनपद में दगदार्थी गांव है, वहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को मंजूरी मिली है, बुनियादी ढांचा डेवलप करने के लिए, लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए। दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में देखिएगा, आंध्र प्रदेश साथियों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश में मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ नेशनल पार्क है, याद रखे रहे, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। अमरावती साथियों सबसे नवीनतम, हमारे भारत के किसी भी राज्य की सबसे नवीनतम राजधानी है, नवीनतम राजधानी और ये साथियों नवीनतम हाई कोर्ट है। अमरावती देश का सबसे नवीनतम 25वां हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला भारतीय राज्य है। 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। फिर साथियों 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य गठन होता है।
तेलंगाना राज्य बन जाता है, जिसकी राजधानी हो जाती है हैदराबाद, और 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी रहती है। फिर जाकर के साथियों 2 जून 2 जून 2024 को 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो जाती है अमरावती। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूचकांक हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों सूचकांक से, और हमारे भारत की रैंकिंग पहले पिछले वर्ष 85 थी, अभी 5 पायदान सुधार होकर के 80वां स्थान हो गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली संस्थान है जिसने ये रिपोर्ट जारी किया, 2026 का रिपोर्ट है। इसमें फर्स्ट स्थान पर साथियों, फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर है, जैसे पहले था वही देश अभी भी है। 80वें स्थान पर हमारा भारत है। भारत के अलावा 2 और देश हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अल्जीरिया है साथियों, अल्जीरिया, अफ्रीकी देश अल्जीरिया, और एक देश है नाइजर। कभी-कभी परीक्षा में हमने देखा साथियों कि किसी भी रैंकिंग में अगर 2-3 देश साथ में हैं, तो वो अन्य देशों का पूछ दिया जाता है। तो भारत, अल्जीरिया और नाइजीरिया तीनों संयुक्त रूप से 80वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट पर है सिंगापुर। दूसरी बात साथियों कि मजबूती कैसे तय होती है, तो उस देश के पासपोर्ट से आप जितने ज्यादा अधिक देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, उतने आपका पासपोर्ट मजबूत होता है। जैसे साथियों सिंगापुर का पासपोर्ट अगर सिंगापुर के व्यक्तियों के पास, नागरिकों के पास है, तो वो अपने सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे भारत में साथियों, हमारे भारत के पासपोर्ट से हम भारतीय 55 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यही मानक है, तय करता है मजबूती। भारत और जर्मनी ने रक्षा, टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य है, उत्तर हो जाएगा ए, आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ावा देना उद्देश्य है। पहली बात कि हमारे देश प्रश्न पूछ दिया जाएगा हमारे एग्जाम में कि जर्मनी देश के साथ कितने सूत्रीय समझौता हुआ, तो 19 याद रखना। इसको आप देखिएगा परीक्षा में ये आएगा, okay? किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत और जर्मनी के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ, कितने सूत्रीय समझौता हुआ, कितना समझौता हुआ, तो 19 समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य है आर्थिक विकास, नवाचार, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ावा देना। साथियों जर्मनी के जो चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हमारे देश की यात्रा पर थे, इसी दौरान ये समझौता हुआ। यहाँ देखिए एक शब्द लिखा हुआ श्रृंखला, श्रृंखला साथियों गलत लिखा गया है, श्रृंखला ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी में कहा है कि पीएम केयर्स फंड सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत निजता, प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त है? उत्तर हो जाएगा ए, दिल्ली हाई कोर्ट। बहुत ही साथियों बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण एक वाद का डिसीजन आया है। उसमें कहा गया है कि जो पीएम केयर फंड है, प्रधानमंत्री केयर फंड है, इसको सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत निजता का अधिकार माना जाएगा। और साथियों इसकी जानकारी पहले क्या था कि आरटीआई के तहत पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है कि आपको पीएम केयर फंड की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत प्राप्त मिल सकती है, दी जा सकती है। पहले नहीं दी जा सकती थी। पहली बात, सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार साथियों 2005 में हमारे देश में लागू होता है, जिसका उद्देश्य है किसी भी लोक सेवक को या गवर्नमेंट को नागरिकों तक जो भी सूचना नागरिक प्राप्त करना चाहते हैं उन तक पहुंचाना जिम्मेदारी है, और 1 महीने के भीतर सामान्य कोई भी जानकारी है तो नागरिकों को प्रदान करना सूचना का अधिकार है। और सूचना के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या में मौलिक अधिकार भी डिक्लेयर किया साथियों। इसी सूचना के अधिकार के तहत पीएम केयर फंड को अभी दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि पहले पहले साथियों पीएम केयर फंड को आरटीआई से छूट दिया गया था। आरटीआई की जानकारी से आप पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे। आप अपने गांव में कितना खलिहान की भूमि खाली है, कितना खाद गड्ढा खाली है, आपके गांव में सरकारी स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं, आपके जिले में कितनी योजनाएं चल रही हैं, इस सभी प्रकार की सूचनाएं आपको आरटीआई के थ्रू मिल सकती हैं अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहे, आवेदन करें तो। यही होता है आरटीआई साथियों। थोड़ा सा आप देखिएगा पीएम केयर फंड के बारे में। पीएम केयर फंड पर अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है तो हमसे परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यही कलेक्शन है, देखिएगा पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड साथियों यह योजना है, यह एक योजना है
पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस स्कीम कोविड-19 महामारी में माता-पिता को होने वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता के लिए एक व्यापक सहायता योजना है, जिसमें मासिक छात्रवृत्ति 20,000 रुपए प्रति वर्ष मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन 20,000 प्रति वर्ष है, तो उसको 1 महीने में डिवाइड कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा और 23 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और महिला एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य होता है। डीएम उस डीएम के थ्रू इस पोर्टल पर ऑनलाइन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की। इसमें पात्रता है 11 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के कारण माता-पिता या कानूनी अभिभावक को होने वाले बच्चे इसके पात्र होंगे। इसका उद्देश्य है बच्चों को व्यापक देखभाल, सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। सहायता के प्रमुख लाभ क्या हैं? क्या लाभ मिलेगा इसमें? तो शिक्षा में कक्षा 1 से 12 तक बच्चे पढ़ रहे हैं तो 20,000 रुपए प्रति वर्ष उनको मिलेगा। 1,000 रुपए मासिक यानी 1-1 हज़ार करके 12 महीने 12,000 और 8,000 रुपए शैक्षणिक सहायता छात्रवृत्ति दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए 50,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा, एकमुश्त दिया जाएगा एआईसीटीई के माध्यम से। स्वास्थ्य में देखा जाए तो 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा कवर इसमें प्रदान किया जाएगा और वित्तीय सहायता 18 वर्ष की उम्र जब पूरा कर लेंगे तब तक मासिक वजीफा तो मिल ही रहा है। 23 वर्ष की उम्र पूरा करने पर 10 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। 18 साल की उम्र पूरा करने पर मंथली स्कॉलरशिप दिया जाएगा और 23 साल पूरा होने पर 10 लाख रुपए एक मुश्त वित्तीय सहायता दिया जाएगा। क्रियान्वयन कौन करता है? तो महिला एवं विकास मंत्रालय क्रियान्वयन करता है। नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर किशोर न्याय से संबंधित डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, विभाग है। नोडल अधिकारी जिला स्तर पर डीएम होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट। पोर्टल इसका सभी जानकारी और पंजीकरण के लिए https://pmcaresforchildren.in पोर्टल है। ये क्या है देखिएगा, पीएम केयर फंड यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसे कोविड-19 जैसे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें किया गया दान सीएसआर व्यय माना जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा। यानी कि जो भी इसमें दान दिया गया है उस दान से बच्चों को जो हेल्प हो रहा है उस पैसे को सीएसआर में माना जाता है। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2013-14 में सीएसआर की शुरुआत होती है कि हमारे देश में कोई भी उद्योग घराने हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है जो अरबों खरबों रुपए का अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, उनको बेनिफिट होता है, तो उनका एक नैतिक जिम्मेदारी होता है समाज से अगर पैसा कमा रहे हैं तो समाज को भी कुछ अपना हिस्सा दें, भले ही आप टैक्स दे रहे हैं। तो यही होता है साथियों कि अगर कोई कंपनी है वो 2,000 करोड़ रुपया वर्ष में फायदा कमा रही है, लाभ कमा रही है हमारे देश की मिट्टी से, हमारे देश के लोगों से, तो उसको अपने कुल कमाई का जो लाभ का हिस्सा है उसमें से 2% सीएसआर के रूप में देना रहता है। चाहे वो किसी मंदिर के निर्माण में दे, चाहे विद्यालय के निर्माण में दे, किसी भी सामाजिक क्षेत्र में वो 2% अपना खर्च करता है, उसी को कहा जाता है सीएसआर। तो ये सीएसआर में व्यय माना जाएगा अगर इसमें कोई पैसा डोनेट कर रहा है साथियों। तो ये कहा गया था पूर्व में कि पीएम केयर फंड जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसको आरटीआई के दायरे में नहीं रखा जाएगा, यानी कोई भी सूचना नहीं मांग सकता है कि कितने कितने लोगों ने सीएसआर इसमें पैसा डोनेट किया है, दान किया है पीएम केयर फंड में, आप इसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम क्या अभी पढ़ रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पीएम केयर फंड की जानकारी भी आरटीआई के दायरे में आती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार के दायरे में आती है। हाल ही में एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। संन्यास का ऐलान किया है, घोषणा किया है किसने? एलिसा हिली ने। यह किस देश की क्रिकेटर हैं? उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन क्रिकेटर साथियों, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। एलिशा हेली, महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया संबंधित कुछ बातों को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप आइलैंड है, फ्रेजर द्वीप। और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि है और यहाँ पर तस्मानिया द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में यहाँ पर साथियों, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में बॉस जल संधि है। बॉस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और सूर्य भगवान वर्तमान में कर्क रेखा पर ही लंबवत पड़ रहे थे, इसका प्रकाश पड़ रहा था। अब धीरे धीरे उत्तरायण हो रहा है, सूर्य भगवान, सूर्य का प्रकाश। ये साथियों ऑस्ट्रेलिया में एक बात याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली कालगुरली और कुलगाड़ी कालगुरली और कुलगाड़ी नाम से सोने का खान है। सोने का, गोल्ड का खान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है।
ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल है। इसके अलावा गिब्सन मरुस्थल है। गिब्सन मरुस्थल है। इसके अलावा सिप्सन मरुस्थल है। सिम्पसन मरुस्थल है। सिम्पसन मरुस्थल है। इसके अलावा सैंडी मरुस्थल है। सैंडी मरुस्थल है। ये इतने डिजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है यहाँ पर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? पर्वत है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी धरती का देश कहा जाता है। प्यासी प्यासी धरती का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में साथियों दो प्रमुख नदी है। ऑस्ट्रेलिया में दो प्रमुख नदी है, मरे और डार्लिंग नदी। मरे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ये था साथियों आज का करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हार्दिक गहरे से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने चैनल पर आपको जीएस की निःशुल्क श्रृंखला, कंप्लीट श्रृंखला गर्व सीरीज नाम से मिलेगी। उसको विजिट करिए, पढ़िए। और साथियों सबसे बड़ी खासियत है कि आप करंट अफेयर या जीएस को पढ़ रहे हैं तो कोर्स वाइज आपको अपने चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसको देखिए, पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।